नमस्कार। प्रोग्राम लिटरेरी गुरु के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में व्यंग विधा को पूरी तरह समर्पित सुविख्यात व्यंगकार, व्यंग लेखक प्रेम जन्मेजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और आपके स्वागत के लिए मैं स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत कम लोग करते हैं प्रेम जी कि हमारा भी कोई स्वागत करे। अक्सर हम ही स्वागत करते हैं अपने लेखकों का, अपने साहित्यकारों का, या जो भी हमारे विशेषज्ञ आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत सालों के बाद इस तरह के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात हो रही। नहीं, मैं इसलिए भी स्वागत कर रहा हूँ कि आप मेरी वाणी को आकाश दे रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर लग रहा है कि किसी कवि से बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारी बातें हैं और जो आपका लेखन संसार है वो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि उसको अपने इस प्रोग्राम में पूरी तरह से समेट लेना बहुत मुश्किल होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपकी कुछ रचनाएं हम सुनेंगे, आपके पसंद के कुछ गाने सुनेंगे और आपकी रचनाओं के साथ साथ आपके जीवन के बारे में बातें करेंगे। आप इलाहाबाद में पैदा हुए जी। आपका कहना है जो इलाहाबाद में पैदा हुआ, इलाहाबाद हमेशा उसके साथ रहता है। ये अक्सर मैंने सुना है, खासकर साहित्यकारों को ये कहते हुए कि वो शहर कहीं जीवित रहता है अंदर। क्या है खास वहाँ पे? ऐसा क्या था इलाहाबाद में? जो अभी आपने कहा कि इलाहाबाद में कुछ ऐसी बात है, वो मेरी उम्र के ही लोग नहीं, मुझसे पहले के भी लोग, मेरे से बाद के भी लोग, उनके अंदर कहीं इलाहाबाद बसता है। क्या कारण है? क्योंकि मेरा अनुभव ये है, आप एक समीपता महसूस करते हैं। मुझे ध्यान में है कि तब हम धर्मयुग में लिखते थे और धर्मयुग हमारे लिए एक डिज्नीलैंड जैसा होता था कि जहाँ पहुँच के बहुत ही आनंद मिलेगा हमें। तो भारती जी उसके संपादक थे, उनको मैंने एक किताब भिजवाई अपने मित्र के हाथ में। तो उनका पत्र आया कि कैटरेक्ट के कारण मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर परिचय में मैंने देखा, पत्र में लिखा था, अरे आप इलाहाबाद से हैं। तो ये एक समीपता वो जो है उन्होंने अनुभव की। इसी तरह से दिल्ली में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, महादेवी वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। तो लोग उनसे कह रहे थे चित्र खींचना है, तो मना कर रही थी। तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा कि इलाहाबाद की धरती का एक बालक आपको प्रणाम करता, मैं चित्र खिंचवा लूं। हाँ हाँ, आइए आइए। वो चित्र मेरे पास अभी भी है। तो इलाहाबाद ने इस तरह से एक आत्मीय संबंध जो दिए, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ बहुत शहर हैं, जैसे मुंबई में आप कहें, आप मुंबई, हाँ आप मुंबई से हैं, पर दिल्ली से हैं जैसा कोई आत्मीयता मिलती नहीं मुझे। अरे अच्छा दिल्ली से हैं, चलिए ठीक है। हालांकि दिल्ली को दिल वालों का शहर कहते हैं, लेकिन वो आत्मीयता नहीं मिलती है। दिल वालों का शहर सिर्फ चांदनी चौक और ये वाला एरिया, पुरानी दिल्ली का एरिया, नई दिल्ली का नहीं मानता हूँ इसको। दूसरा कारण ये है कि हर व्यक्ति को अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मेरा बचपन इलाहाबाद में हुआ। और इलाहाबाद अगर आप कहें तो मैं मानता हूँ साहित्य की राजधानी जो है वो एक समय में इलाहाबाद हुआ करती थी। मैंने एक जगह कहा भी है कि इलाहाबाद में जन्म लेने के कारण मैं साहित्यकार बना। मुझे पता ही नहीं था कि साहित्य क्या होता है। और तब तो ये था कि ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाना या बिल्ली के बच्चों को देखना, गिल्ली डंडा खेलना, ये भी कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी गंगा घुमाने ले जाते थे, दारागंज से भी जाते थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये निराला का घर है, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे। और ये नहीं कह सकते कि इलाहाबाद जो है वो मेरी साहित्यिक भूमि रही, वो मेरी जन्मभूमि रही। तो जन्मभूमि से एक तरह का लगाव होता है, वो लगाव मेरे अंदर। चलिए इस मोड़ पे हम आपकी पसंद का एक गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जाने की जिद ना। गजलों का शौक है आपको? गजलों का शौक है, गजलें पढ़ने का शौक है। और पति पत्नी में इस उम्र में आके, इस उम्र में बहुत विचार कम मिलते हैं, पर एक ये गजल है जो हम दोनों को पसंद है। चलिए, ये बहुत प्यारी सी बात आपने कही कि इस उम्र में कम मिलते हैं, क्योंकि इतनी लंबी उम्र जी चुके होते हैं, तब तक आके क्या उब जाते हैं, क्या क्या वजह होती है। ये सुन लेते हैं ये गजल, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो।
आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। लेकिन अभी प्रेम जी कह रहे थे कि इस उम्र में आके क्या हो जाता है, आप बताएं। देखिए, हर दौर जो होता है या हर उम्र का अंश जो होता है, बचपन है वो अलग तरह से होता है। युवावस्था अलग होती है। युवावस्था में हर नई चीज को जानने की इच्छा होती है आपको। और इस उम्र तक इच्छाएं लगभग जो है बोलते चलो चले, और ऊर्जा भी शरीर की जो है उतना साथ में नहीं देती है। फिर
क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि मैं सुबह से लेके शाम तक हम लड़ने के अलावा कोई काम नहीं करते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। या कोई मतभेद है। मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती थी, और उसका कारण ये है कि मेरे साहित्यकार होने के कारण बहुत सारे लोग घर में आते हैं और उनके खाने का देखना, सारी चीजों का, और इसके अतिरिक्त वो लिखती भी रही, सारिका इत्यादि में छपा भी। अच्छा, वो भी लेखिका हाँ, हैं, लिखते हैं। लेखिका थी। मैंने उनसे कहा, कहती नहीं, कई बार ना उसने सुना लेखकों के जो झगड़े, लेखकों की जो ईर्ष्याएं, ये ऐसा कर रहा है, उसने कहा बेकार है, मैंने इस दुनिया में आती। अच्छा, उनको वक्त भी कम मिलता होगा वैसे, हाँ, बच्चे होंगे। उसको वक्त इस मामले में कि थोड़ा परिवार के प्रति समर्पण, वो कर्तव्यनिष्ठ है, मतलब मान के चलती हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेवारी है, पोते पोतियां हो गई या बहुएं आ गई, तो उस कारण से भी, या हो सकता है एक इस उम्र तक आते आते थोड़ा आदमी धार्मिक ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये भी सही है। तो वो फिर ये हो जाता है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई तो फिर पति दूसरों ना हो जाए। क्या बात है। आप उनकी मदद करते थे, हाथ बटाते थे? अरे मदद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद कह सकते हैं। अच्छा। उन दिनों हम लोग नारोजी नगर में रहते थे, और जब मेरा विवाह जो हुआ वो रहते थे शाहदरा में। तो ये अपनी पसंद से थी या? अपनी पसंद से नहीं थी, और उसके पीछे हमारे गुरु नरेंद्र कोहली, मैं उनको लेके गया था साथ में कि भाई कल मेरे ऊपर ना आए कि कैसी ले आया मैं घर में। तो वो शाहदरा में थी, स्कूल में थी, तो उनकी ट्रांसफर नहीं हुई थी अभी। अच्छा, वो पढ़ाती थी स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे, और हमारे सामने से एक बस जाती थी, तो वो उस बस में जाती थी, शाहदरा तक चली जाती थी, और वो शुरू भी उन दिनों हुई थी। तो मुझे नरेंद्र कोहली, अरे प्रेम, तुम्हारी शादी वहाँ हुई तो तुमने बस भी चलवा दी यहाँ से। तो कई बार बस जो है नहीं आती थी, तब मैं वहाँ से 20-22 किलोमीटर स्कूटर पे बैठाकर उसको छोड़ने जाता था। 20-22 किलोमीटर? हाँ, फिर वापस आता था खाली हाथ। खाली हाथ। बाकी ठीक है, चलता रहा जिंदगी में। अब यही होता है कि हर वैवाहिक जीवन में अगर आप अपनी रुचि के हिसाब से दूसरे की रुचि को समझते हुए अपने काम का विभाजन कर लेना तो बहुत बेहतर रहता है, आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही वो रहा कि जैसे रसोई में वो काम करे, कोई गुस्से ना, उसको पसंद नहीं है तो ये मुझे पसंद नहीं है कि मैं रसोई का काम करूं, तो वहाँ हो गया। घूमे भी बहुत, मतलब जहाँ भी जाता हूँ प्रयत्न करता हूँ कि जैसे 4 वर्ष के लिए मैं ट्रिनिडाड में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में विजिटिंग प्रोफेसर गया, तो मैंने इससे कहा, ये स्कूल में पढ़ा रही थी, वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, और इनको जो टीचर्स डे होता है, प्राध्यापक दिवस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पुरस्कृत किया था इनको, मतलब इस तरह से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए। तो मैंने इनसे कहा कि आप चलिए, नहीं छुट्टी लूंगी, लॉन्ग लीव लूंगी, उसमें ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। मैंने कहा जो भी है आप मेरे साथ चलिए, तो मैं उनको लेके गया था। 4 वर्ष तक फिर वो मेरे साथ वहीं रही थी। तो इस तरह के संबंध भी हैं और उस तरह के संबंध भी हैं कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। चलिए, तो यहाँ पर चाहेंगे कि उनके लिए कोई गीत आप सुनवाएं। एक फिल्म है, शायद रोजा का है, छोटी सी आशा, तो वो कद में छोटी सी है। ओके, और उनका नाम भी आशा है। आशा, उनका नाम भी आशा है। तो चलिए ये गाना हम सुनते हैं, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जाने माने व्यंग्य लेखक और कवि प्रेम जन्मेजय। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। आपकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं जिसमें कुछ का नाम मैं यहाँ पे लूंगी, वैसे तो बहुत साहित्य गढ़ा है आपने। फिल्म और मेरी पत्नी, फिल्मी प्रेम का चक्कर, साइकिल टकराई है तो दिल भी टकराएगा, या फिल्मी मोहल्ला। मैंने खास इनको चुना है इसलिए क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें साहित्य के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट की भी बात करते हैं अपने श्रोताओं के साथ। तो ये जो रचनाएं हैं आपकी, ये जो नाम आपने दिए हैं, क्या खास वजह है? मुंबई के प्रति प्रेम, फिल्मों के प्रति प्रेम, या कुछ एक ऐसा जिसे कहते हैं कि आपने उस स्वप्न नगरी के बारे में कुछ अपने स्वप्न गढ़े थे, जैसे कि आप और आपकी प्रेमिका समंदर किनारे बैठे हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, तो ये जो ख्वाब था आपका वो पूरा हुआ या पूरा होने के करीब था? और ये जो है फिल्म और मेरी पत्नी, ये सब आप मुझे बहुत गंभीर से देख रहे हैं। बहुत गहरे में आप जाना चाहती हैं। बिल्कुल, पर समंदर उसमें की कोई बात है। इतनी गहराई है नहीं। आप समुद्र को एक पर्यटक की तरह देखें, गोताखोर की तरह ना देखें। स्कूबा डाइविंग मत करें। तो मेरा कहना यह है कि ये सब माधुरी के कारण हुआ। फिल्मी पत्रिका थी। फिल्मी पत्रिका थी, मतलब वो माधुरी कोई और नहीं समझी। बिल्कुल। क्या था कि उन दिनों छपने का बहुत इच्छा होती है, और उन दिनों हम फिल्म भी बहुत देखते थे। कैसी फिल्में अच्छी लगती थी आपको? उस समय मुझे दिलीप कुमार की फिल्में, देवानंद की फिल्में, और आप ये मानिए कई बार आर के पुरम से कई बार फिल्म लगती थी, तो वहाँ से हम लोग आते थे यहाँ पे और यहाँ आके फिल्म देखा करते थे। और ये भी था कि उस समय अगर आपको ध्यान हो तो उन दोनों स्क्वायर जो होते थे उनमें फिल्में दिखाई जाती थी। ये बात मैं बता रहा हूँ सन 66 की। और उन दोनों कम्युनिटी सेंटर में हमारे एक टीवी लगा होता था जिसमें हम कृषि दर्शन भी देखने जाते थे, क्योंकि और साधन थे नहीं। तो ये उस समय की थी। और लिखने का था तो फिल्मों में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को लेकर मन में विचार उठते थे कि पूरी फिल्म में लगता है ये फिल्मी मोहल्ला है, पनघट पे वो लड़की आएगी ऐसे करते हुए, गांव जो ऐसा खूबसूरत दिखाया जाएगा जिसमें बैलगाड़ी में जा रहे हैं, जबकि हकीकत में अगर आप गांव देखे जाएं तो किस तरह से वहां पर आपको बिल्कुल विपरीत विपरीत होता है। तो उसी तरह से उसमें जैसे
छैलू नाम का उस समय एक फिल्म आई थी मेरे अपने करके, तो उन सारी चीजों को लेकर धर्मयुग में अब छप नहीं पा रहे थे, पत्रिका में छपना था, तो मैंने भेजी। अरविंद कुमार उस समय संपादक होते तो उनको पसंद आई, उन्होंने कहा और लिखी हमारे लिए। तो फिर फिल्मों का रोग जो है वो छपने के कारण है, क्योंकि माधुरी में वही छपते थे। तो इस कारण से और मुंबई से मेरा लगाव बाद में इसलिए बढ़ा कि जब हम धर्मयुग में छपने लगे तो मुझे लगा धर्मवीर भारती जो धर्मयुग के संपादक है उनसे मिला जाए। मैं गया 1984 में, चकल्लस का एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ मुझे पढ़ना था, वहाँ शरद जोशी भी मिले, उन्होंने बातचीत हुई और भारती जी से धर्मयुग में मिला। एक वो था, और दूसरा ये तो है ही एक उम्र में जो है जैसे दिलीप कुमार को देखना है या देवानंद को देखना है, वो भी होता था। आप मिल पाए इन लोगों से? नहीं, क्योंकि मुंबई में जाने और उस शहर को देखने की मेरी इच्छा जो है, वहाँ रहने की, वो उस अवस्था में हुई जहाँ ये सारे शौक मर चुके होते हैं। मेरा बेटा जो है वो एनिमेशन में है, तो उसकी वहाँ पे नौकरी लगी। वो शौक खत्म हो चुके थे जब तक। हाँ, मतलब शौक और दूसरे आ गए ना, पहले कम लिखा जाता था, अब लिखने के शौक बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, और मैंने बताया ना कई बार आयु के हिसाब से आपकी रुचियां भी थोड़ी भिन्न होती चली जाती हैं। पर अब जाता हूँ, मुंबई अच्छा लगता है। मुंबई इसलिए अच्छा लगता है कि मेरी पोती तन्वी इस समय 11 वर्ष की है, जो 8 वर्ष से ही कविताएं लिख रही है। अरे वाह! हाँ, बहुत बढ़िया कविताएं लिखती है। उसका अभी एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ मूनलाइट करके, तो एक पुरस्कार भी मिला उसको, गाती भी है। उसका कारण क्या है, मैं आपको एक बात और कहूँ कि जो बच्चे हैं हम उनको दोष देते हैं कि बच्चे जो है वो मोबाइल नहीं छोड़ते। बच्चे जो हैं वो हर समय जो है और चीजों में लगे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं। पर हम ये नहीं मानते कि उसका अपराधी कौन है, क्या बच्चे हैं या हम हैं। जब उस बच्चे को आपका साथ चाहिए तो आप साथ नहीं दे रही हैं, वो चाह रहा है खाना खिलाएं, आप खाना नहीं खिला रही हैं, आप उसके हाथ में मोबाइल दे देती हैं, वो खाता रहे, उसे मशीन बन जाए एक तरह से। फिर बड़ा होके जब उसको नशा हो जाता है तब आप कहते हैं। तो उसको मेरा मानना यह है कि अगर आप बचपन में पढ़ने का शौक दे दें, जरूरी नहीं है कविता लिखे, जरूरी है संगीत का शौक दे दीजिए, किसी भी तरह की रुचि उसके अंदर विकसित कर दीजिए, फिर आप उसको कितना कहेंगे मोबाइल में कर, वो उतना नहीं जाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इन चीजों से दूर रखें, बिल्कुल, पर आवश्यकता अनुसार उसको दें, और उससे लाभ ये होगा कि आप उसकी एक राह तय कर सकेंगे। जी बिल्कुल, कच्चे घड़े की तरह होते हैं हम जैसा। तो अब उसके साथ ये उसका समय है, वो देखती है, टीवी भी देखती है, इनकैंतो करके भी एक फिल्म आई है, वो उसको बहुत पसंद है। तो अब उनकी माँ को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है। चलिए हम उसके लिए फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से ये गीत, हाँ, उसको बहुत अच्छा लगता है और कई बार गाती है, मुझे सुनाती है, और खासकर अपनी अम्मी को सामने बैठा कर। चलिए सुनते हैं। जी। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं पिरोती हैं, कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल, जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला। मैंने अपने
हाथों में जाने कैसी बरकत है, दाल खिचड़ी में भी दावतों की लज्जत है। चेहरे पे फिक्रों की लकीरें हैं देखो फिर भी, अम्मी मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। थोड़ी सी मोम है, थोड़ी सी वो सख्त भी, अम्मी की गोद में थम जाता है वक्त भी, जैसे उनके सीने में टिक 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 मेरी धड़कन है। मुझे उनके सीने से लग के मिल जाती जन्नत है। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। अम्मी जो है, अम्मी अम्मी जो है, अम्मी अम्मी जो है, अम्मी अम्मी जो है। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे साथ है सुविख्यात व्यंग लेखक प्रेम जन्मेजय और मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। हमारे साथ हमारे सामने एक कवि भी बैठे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं एक कविता भी सुने आपकी। अभी आपने फिल्म की बात की जी और आपको ध्यान हो एक फिल्म आई थी, गांधी पे आई थी कभी। जी बिल्कुल। तो उस समय मैंने सोचा था कि लोग उस पे फिल्म बनाते हैं तो गांधी के बंदरों पे क्यों नहीं बनाई जाती। तो अच्छा। उस पे मैंने एक कविता लिखी थी, बंदरों पे फिल्म, व्यंग्यात्मक है। लोग गांधी पर फिल्म बनाकर करोड़ों कमाएंगे, मैं गांधी के बंदरों पर फिल्म बनाऊंगा, करोड़ों नहीं तो लाखों कमाऊंगा। क्या बात है। बापू के बंदरों को तो आप जानते ही होंगे, आप जानेंगे कैसे नहीं, आप तो उन्हें खूब पहचानते होंगे। आप ही तो हैं वो मेहरबान कद्रदान जो आदमी से बढ़कर कुत्तों तक की कद्र जानते हैं, उनकी नस नस पहचानते हैं। आपकी खातिर मैं बंदरों के नाम रखूंगा, उनकी पहचान होगी, उन्हें बेनाम नहीं होने दूंगा। वो जो कान में उंगली दिए कुछ सुन नहीं रहा है, हैरान परेशान आपकी ओर बस टुकुर टुकुर देख रहा है, उसका नाम न्याय है। और वो जो मुंह पर हाथ दिए खामोश आपको भी ना बोलने की दे रहा है सलाह, उसका नाम सत्य है। तीसरा, जिसकी आंखें बंद हैं या बंद कर दी हैं न्याय के रक्षकों ने अपनी ड्यूटी में, उसका नाम अहिंसा है। घबराइए मत, फिल्म अंग्रेजी में बनाऊंगा, विदेशियों को भारतीय बंदरों की बाबत समझाऊंगा। वही तो हैं जो कद्र करेंगे, इनाम इकराम देंगे। हमारे माई बाप हैं, पुराने हैं, खुश होंगे। पूरी तैयारी है फिल्म की। और ये बंदर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे भारत में, हर जगह। प्रेम जी, बहुत ही सटीक, बहुत ही खूबसूरत कविता थी, लेकिन आप व्यंग को एक विवशता जन्य हथियार क्यों कहते हैं? व्यंग व्यक्ति कब करता है? विवशता। व्यंग एक हथियार है, ये तो मानती हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो व्यंग के कारण महाभारत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब द्रौपदी ने उनको धृतराष्ट्र पुत्र कहा
तो व्यंग्य किया उस पे। और वो जो मैं इसीलिए कहता हूँ, व्यंग्य की हंसी में, सामान्य हंसी में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी हंसी चुपती नहीं है, व्यंग्य की हंसी चुपती है और वो महाभारत कराती है। विवशता जन्य हथियार कैसे है, एक और उदाहरण देता हूँ। रामचरितमानस सबने पढ़ी है और आप सोच सकते हैं तुलसी के रामचरितमानस की सीता जो पतिव्रता नारी हैं, वो कभी राम पे व्यंग कर सकती हैं? नहीं। कटाक्ष कर सकती हैं? नहीं। पर वो करती हैं। जब राम को कहा जाता है कि आपको वनवास जाना है, तो वो आते हैं और सीता को सूचना देते हैं कि मुझे वनवास जाना है। तो सीता तो खैर कहेंगी कि वो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो कई तरह से समझाते हैं, फिर अंततः कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, राजमहलों के सुख में भोगी हो, सारा है। तो सीता सिर्फ एक वाक्य बोलती हैं, वाक्य भी नहीं, वाक्यांश बोलती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। कि अगर मैं सुकुमारी हूं तो हे नाथ, क्या आप वन के योग्य हैं? आप भी तो सुकुमार हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये एक तरह से वो इतना विवशता में बोलती है ना, और तब इतना उन पे प्रभाव पड़ता है। तो राम हाथ जोड़ के कहते हैं अच्छा आप भी चलिए। तो ये व्यंग्य का प्रभाव भी है, जो उन्होंने बोला उसको राम स्वीकार करते हैं इस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूँ हम व्यंग्य का प्रयोग उन लोगों पे करते हैं जो देश सेवा के, जिनसे हमें इच्छा होती है कि देश सेवा करेंगे, कहते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, पर स्व सेवा कर रहे होते हैं, उन पर करते हैं। द्रौपदी ने प्रयोग किया तो अपने किसी व्यक्ति पर किया, दूसरे व्यक्ति के, अगर आपके सामने शत्रु दूसरे सामने, तो हम उसके हथियार चलाएंगे, उसका गला काटेंगे। हम शब्द के बाणों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो शब्द बाण का प्रयोग विवशता में ही किया जाता है। चलिए, साहित्य के इतने सारे आयाम हैं। आपके परिवार में कोई साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं था, तो साहित्य में आपने व्यंग को ही क्यों चुना? किसी को पढ़ते रहते थे या प्रेरित थे? कोई विधा आपको चुनती है। क्या है कि कोई भी अंकुर जो होता है हर धरती में नहीं पनपता, उसको अलग तरह की धरती चाहती है। कारण क्या है कि उसमें एक संस्कार होते हैं। मतलब जैसे हमारी माँ ने हमें संस्कार दिया कि भाई सत्य कहना, और सत्य कहने में निडर रहना है तुम्हें। कोई किसी बात अगर गलत लग रही है तो उसको कहो। दूसरा क्या है कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया, MA हिंदी ऑनर्स किया, तो मुझे कबीर बहुत अच्छे लगते थे। तो कबीर के कारण मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सामाजिक विसंगतियां क्या हैं। फिर मुझे भारतेंदु बहुत अच्छे लगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो हो सकता है कि उसके कारण वो संस्कार धीरे धीरे मन में आए। पहले मैंने कहानियां लिखी हैं, संग्रह भी है मेरा, और इसी तरह से और चीजें भी लिखी हैं, पर धीरे धीरे जिसको कह सकते हैं व्यंग्य का अंकुर जो है वो मेरे अंदर फूटना शुरू हो गया। और इसमें हरिशंकर परसाई जिनको बहुत प्रेरित किया आपको। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने बहुत पढ़ा है उनको बहुत पढ़ा मैंने। फिर उनसे मिला और उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था, साक्षात्कार लिया था। उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने मुझसे कही थी, जो मुझे लगा कि व्यक्ति को सजग साहित्यकार के लिए और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व होने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि समाज में जो विसंगतियां पनप रही हैं उसकी तरफ दें। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि साहित्यकार का पर्पस क्या है। मैंने पीछे कोरोना के समय में कामू को बहुत पढ़ा, प्ले पढ़ा। तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटर, क्या है राइटिंग का? तो वो कहता है कि हमारी मानवीय सभ्यता जो स्वयं को नष्ट कर रही है उसको नष्ट होने से बचाना। कोई और हमें नष्ट नहीं कर रहा है, मानव खुद ही अपनी सभ्यता को नष्ट कर रहा है। और कैसे करेगा? पर्यावरण के माध्यम से। तो इसी तरह से मुझे ये भी लगा कि मेरा अगर मानवीय सरोकारों से संबंध है, तो वो जो विसंगति हमारे जीवन में आ रही है उसको मुझे देखना है, और वो मेरे लेखन में आ गई धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ पर हम एक गीत का ब्रेक लेते हैं। आपको फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का एक गाना बहुत पसंद है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ऐसा है, ये गाने मुझे जो पसंद हैं यूं ही से नहीं है कि अच्छे लगते हैं, पर उनका कई बार कथ्य जो होता है ना, और उसका कारण ये था कि इसमें खूब सारी उपमाएं हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसी लगी, वैसी लगी। वो तो जो उपमाएं हैं, उन उपमाओं के कारण मुझे लगा कि एक लड़की को इतने रूपों में देखा जा सकता है। उसमें सूक्ष्म उपमाएं भी हैं, उसमें स्थूल उपमाएं भी हैं। जैसे कहते हैं बांसुरी बजती है प्रेम की, तो उस तरह की लगा मुझे। तो इसलिए मुझे ये तो अच्छा। चलिए सुन लेते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे
शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबहों का रूप जैसे सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर जैसे रेशम की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे शोला सिंगार जैसे रस की पुआर जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आप सुन रहे प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय और उनसे बात कर रही हूँ मैं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। प्रेम जी, जिन पन्नों पर कभी परसाई, जोशी, त्यागी, शुक्ल और केपी जमे होते थे वहाँ प्रेम जन्मेजय भी जमने लगे। इस संतोष को, इस उपलब्धि को, इस खुशी को प्रेम जन्मेजय किन शब्दों में बयां करेंगे? निश्चित रूप से ये खुशी दी धर्मवीर भारती जी ने। बैठे ठाले का आप जिक्र कर रही हैं। बैठे ठाले में वो पीढ़ी थी जिसमें परसाई, शीला, शुक्र, जिसमें हम देखते रहते उनको पढ़ते थे तो हमें ये लगता था किसी दिन कोई हमें पढ़ेगा इन पन्नों पे। और धर्मयुग में उस समय ये था कि जब अगर आपकी रचना छप जाए तो एक तरह से रात आप जो है एक लेखकी हीरो हो जाते थे। और यहाँ तक हुआ कि या तो नाम के कारण या रचना के कारण उस समय के बहुत वरिष्ठ रचनाकार हमारे एक शंकर पुणतांबेकर थे, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा, आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी। और अच्छा। मैं उस समय
मुश्किल से 26-27 वर्ष का होऊंगा। पर धर्मयुग का प्रभाव ये था कि लोगों को लगता था कि इसमें बहुत परिपक्व और उस तरह के बड़े वरिष्ठ लेखक छपा करते हैं, और इसी कारण से मैं मानता हूँ कि हमारी पीढ़ी को, मैं तो मेरी पीढ़ी में अगर देखें ज्ञान चतुर्वेदी आते हैं, मेरी पीढ़ी में हरीश नवल आते हैं। ये एक तरह का, जैसे उस समय की एक त्रयी थी माना जाता। भारती जी ने एक बार कहा भी था कि तुम लोगों की अच्छी त्रयी जम रही है। तो उसने हमें एक्सपोजर दिया एक तरह से, मैं कह सकता तरह से वो प्रकाशक नहीं संपादक थे, पर प्रकाश में वो हमें लेके आए। तो इस दृष्टि से मैंने तब ये बात उस संदर्भ में आप सोचें तो कही जा सकती है। ओके, थोड़ा सा पीछे वापस जाते हैं। आपने कहीं पे लिखा था कि फिल्मों के कारण मन में प्रेम का अंकुर फूटता था, या मन में प्रेम के फूटे अंकुर के कारण हिंदी फिल्मों के प्रति एक तरफा प्रेम जागता था। ये तय कर पाए थे आप? ये तो हर आदमी का सत्य है कि मालूम नहीं चलता कि फिल्म को देख के किसी से प्यार हो रहा है या किसी को प्यार होके किसी को देखकर। क्या बात है, जी। क्या बात है। तो ये आपने कहा कि आज भी तय नहीं हो पाया। नहीं, तय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के चाहे 2.5 अक्षर हैं, पर उसको पढ़ने वाला कोई अभी तक पंडित नहीं हो सका। चलिए, हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा गाना फिल्म MS धोनी का सुनते हैं, जो वाह। आपको भी बहुत पसंद है। आपने ये फिल्म भी देखी थी? जी हाँ, कैसी मैं लगी कई थी? बार देख चुका हूँ टीवी पे। क्या है कि मुझे बहुत प्रेरक लगती है, और खासकर धोनी वाला व्यक्तित्व जो है जी। कि परेशानी वो किसी से नहीं बांटता है, और दूसरे को अपने से बाद की पीढ़ी को आगे ले जाना। मतलब कहीं उसको ये नहीं है कि अगर ये कप मिल रहा है तो मैं सबसे आगे हो जाऊं। नहीं तो हमारे यहाँ यही होता है कि मैं हीरो, मैंने कब जिताया, वो नहीं है। और कहीं उसको जब पता लगता है पहली प्रेमिका की मृत्यु के बारे में पता लगता है, वो अपने मित्रों से भी नहीं बांटता, वो एक अलग कहता मुझे यहाँ उतार दे, और फिर खाली सड़क पे अकेला खड़ा हुआ व्यक्ति। तो इस कारण से उसके व्यक्तित्व को देख मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई है कि इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व को संतुलित रख सकते हो। और उसी में ये गाना जो है बहुत ही अच्छा लगा जो आपने चुना है। मेरी पसंदीदा फिल्म भी है और ये भी, दोनों चीजें हैं। चलिए सुनते हैं।
पाठकों का प्रेम जी भरपूर प्यार मिला है के तौर पे। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि आपके साहित्य को आपके परिवार में, चाहे आपकी पत्नी हो, बेटे हो, आपकी रचनाओं पे कभी विमर्श होता है? आपकी जो व्यंग है उसके बारे में? विमर्श मैंने बंद करवा दिया। क्यों? अरे मैंने लिखा है एक बार, उसने मेरी पत्नी ने उनके मामा जी थे, उनसे बोला कि लगता है आप पे लिखा उन्होंने। अच्छा। मैं पढ़ा, तूने प्रेम मुझ पे लिखा? मैं कहा आप ऐसे हो? कहते नहीं। मैं कहा फिर आप पे कैसे हो सकता है? सच क्या था? नहीं, सच तो वही था कि मामा जी पे लिखा था। आप देखिए, ऐसा है, अभी मेरी पोती मुझसे एक दिन पूछ रही थी, हाँ। कहानियां भी लिख रही हो कि दादू कहानी कैसे लिखते हैं? उसको तितलियों का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा तुमने तितलियां देखी? कहती हाँ। मैंने कहा उड़ती रहती है तुम्हारे आसपास? कहती हाँ। तो मैंने कहा तितलियां एक कहानी है, तुम किसी भी चीज को पकड़ लो, तुम्हारे आसपास जो विचार आ रहे हैं उसको पकड़ लो, तो पकड़ लोगी वो कहानी बन जाएगी। जैसे तुम अभी मुझे घटना बता रही थी कि मैं खेलने गई हूँ, वो बॉयज आ गए, उन लोगों ने ये किया, हमने ये किया, ये तो कहानी बन रही है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमारे आसपास से आती हैं। हम लेखक वायवी होकर लिखेगा, खासकर व्यंग्यकार तो लिख नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ व्यंग्यकार कभी प्रेम गीत नहीं लिख सकता। ऐसा है? नहीं, कैसे लिख सकता बताइए? विसंगति ढूंढेगा ना वो तो। और सही पत्नी बात है। अगर वो प्रेम गीत करके प्रेमिका को सुनाएगा, वो तो नाराज हो जाएगी कि मैं ऐसी हूँ। तो आपने घर वालों से कहा कि भाई विमर्श नहीं होगा। इन दिनों जहाँ रहते हैं आप, आपने बताया कि आपने एक पनघट करके ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब लोग सुबह के वक्त मिलते हैं, चाय पीते हैं, लोगों के साथ पनघट मिलना-जुलना। ग्रुप नहीं बनाया, मैं उसको पनघट कहता हूँ। कारण इसको क्या है, पनघट। पुराने समय में जो महिलाएं थी वो पनघट में जाती थी, पानी भरने के लिए जाती थी। मूलतः वहाँ क्या होता, बतरस बात बातें होती थी। घड़ा तो कब का भर जाता था। ऐसे ही साक्षर अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रहता हूँ, बहुत पुराने, हम लोग 86 में वहाँ पे आ गए थे, 1986 से वहाँ रहे। धीरे धीरे दोस्तियां बनी, फिर वो अगर मिला जाए तो क्या हमने तय किया सुबह की चाय पे हम मिले। तो हम 5 मित्र हैं। हम लोग क्या करते हैं, सुबह के समय 7:30 बजे घूम घाम के आए, जो भी करके 7:30 बजे तय है कि आज मेरे यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, वो जो है चाय पियेंगे। सबके यहाँ बारी बारी से सुबह के समय हम फोन कर देते हैं कि भाई आ जाओ। 7:30 बजे बैठते हैं। चाय एक बहाना है, चाय के साथ पनघट पे मिलने का। पनघट पे मिलने का बहाना है। उसमें फिर राजनीति भी चलती है उसमें, और हर एक के अलग अलग विचार हैं। वो ऐसा लगता है किसी चैनल पे बैठे हम बातचीत कर रहे हैं कई बार खूब आपस में। पर उसका एक लाभ ये होता है, जैसे मेरी कोई समस्या है तो मैं बोलता हूँ, अरे इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, मुझे ये जानता है तो उसको बात कर ले इससे। तो एक तरह का आपको ऐसा परिवेश मिल जाता है जहाँ आपके 4 सहायक और हैं, आपकी बात पर चिंता करने वाले 4 दिमाग और हैं, और वो सब आपको सही सलाह देंगे। और इसी तरह से, जैसे मजे की बात क्या बताऊं कि ये चारों विज्ञान के लोग हैं, अलग अलग विज्ञान के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, जिनको लोग आने चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में आप उनकी मदद करते हैं। क्योंकि पत्रिका व्यंग्य यात्रा जो पत्रिका निकालता हूँ, 18 वर्ष हो गए निकालते हुए, तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली हो गया हूँ। और दूसरा, मेरे दोनों बेटे तो, और खासकर दोनों छोटे, वो भी इस तरह से हैं, तो इनके कारण मैं बहुत ज्यादा पारंगत हो गया हूँ। अब उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा मुझे आता है। तो कहीं भी कोई समस्या होगी तो मुझे एकदम कहते हैं पंडित जी ये बताइए। पंडित जी इसलिए नहीं कहते कि मैं हिंदी वाला हूँ, पंडित मतलब मुझे ज्ञान है इस चीज का। तो कोई भी ऐप के बारे में पूछना हो, कोई भी पूछना हो कि भैया ये वर्ड फाइल को कैसे लेना है, PDF फाइल कैसी बनानी है, ये सारी चीजें वो पूछते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में चलती है, और हमारा समय रहता 7:30 से 8:30 का। इस बीच में उस पनघट पे हम लोग बैठते हैं। यानी सुबह की सैर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं जाते? घर में भी क्या है कि जैसे 8:30 बजे आके मैं उसके बाद वर्ष के 365 दिन में नींबू पानी पीता हूँ, साथ में अखबार, या सुबह व्हाट्सएप फेसबुक खेल लिया। मेरा खेलने का टाइम वही है 8:30 9:30 का। उसके बाद नहा के 10 बजे करीब मैं और मेरी पत्नी नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, आराम से बैठते हैं। फिर 10:30 से लेकर मैं 1 बजे तक अपना काम करता हूँ, वो अपना काम संभालती हैं। 1 बजे अगर मैं बहुत व्यस्त हूँ तो फिर वो एक मंदिर की घंटी आके बजा देती है कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ कि 1 बज गया है, अब आइए चाय पीते हैं। तो फिर हम चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं, और फिर शाम की चाय एक साथ पीते हैं। सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन जो है वो गुजर रहा है, हाँ। है ना? चलिए, ऐसे ही आगे भी आपका जीवन आनंद में गुजरता रहे, आप लिखते रहें, हमें पढ़ने को अच्छा, खूबसूरत, बेहतर व्यंग मिलता रहे। और बहुत आनंद आया आपसे बात करके, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जाते जाते शुभकामना दी कि आपका जीवन ऐसे ही अच्छा चलता चला जाए। बिल्कुल। धन्यवाद। और आपकी पसंद का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, और एक बार फिर शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो,